अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ सिक्स्थ सोशल सेवन्थ लेसन सल्तनतों और जमहूरियतों का ज़हूर, यानी कि यहाँ से आपको अब हम इससे पहले पढ़े थे सिंध सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बाद से ये सल्तनतें और ये जमहूरियत किस तरह से ज़हूर है, यानी कि ये कैसा तरक्की हुई, ये कैसा इंट्रोड्यूस हुआ, ये पूरा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम गंगा की वादी के पास, यानी कि गंगा की वादी के पास से क्या क्या हुआ था, महाजना पदास निकले थे, तो ये कौन से शहर के जैसे थे, नज़्म व नस्क कैसा था वहाँ का, सल्तनतें कैसे थे, गाना संघास, ये भी एक जमहूरियती तर्ज हुकूमत है, गाना संघास बोल के। नए मजहबी तसावरात, वहाँ से हम लोग जैन मत, बुद्ध मत और दीगर बहुत सारे कैसे रिलीजियंस की बुनियाद हुई, ये पूरा हम लोग इस लेसन के अंदर समझेंगे। तो देखें यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दरियाए गंगा है, यमुना है और हिमालय, ये पूरे आके आपको सतह मुर्तफ़ा दक्कन के पहाड़ी सिलसिले से बहती है, तो उस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा की वादी कहते हैं। तो दरिया गंगा बहती हुई आती ना नीचे की तरफ, जुनूब की तरफ, तो ये सारा जितना भी सारा इलाका था उसको हम गंगा की वादी के नाम से जाने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बारिश भी होती है, और जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे क्या होता है, ज़रख़ीज़ होती है। जहाँ पे ज़रख़ीज़ मिट्टी होती है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर फसलें उगाने के इम्कानात होते हैं। जहाँ पे फसलें उगाती हैं वहाँ पे लोग क़ायम रहते हैं, मतलब हम लोग को इम्पॉर्टेंट पानी है ना, तो वादी गंगा के बाजू में, यानी कि अतराफ़ वकना बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर साकिया, लछवी, मल्ला और वायत, यही नामी कबीले थे, यानी कि कबीले थे। इन कबीलों को हम लोग संस्कृत में जाना कहते हैं। तो कबीलों को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत में जाना कहते हैं। और जिस जगह हम मुकीम थे उसे जाना पदा कहते हैं। जो लोग हैं उनको हम जाना कहते हैं, यानी कि एक कबीले के जो लोग होते हैं ना, उसको हम, कबीलों के लोगों को हम लोग संस्कृत में जाना कहते हैं। और जहाँ पे वो मुकीम थे ना, वो प्लेस को, तो उसको हम जाना पदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक विलेज ले लीजिए, आप एक टाउन ले लीजिए, एक सिटी ले लीजिए। मिसाल के तौर पर हैदराबाद है, तो हैदराबाद जो प्लेस है उसको हम जनपदा समझेंगे, और वहाँ पे अंदर जो लोग, यानी कि लोग मुकीम होते हैं ना, वो लोग को हम लोग क्या कहेंगे, जाना बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। जहाँ पे मुकीम है उसको हम जनपदा कहते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको हम जाना कहते हैं, जो संस्कृत का वर्ड है। लगभग 2700 साल कबल लोग इन दरियाओं के साथ वाले इलाक़ों में आबाद थे। यहाँ पे लगभग 2700 साल पहले का पूरा बोल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लोहे के औजार की मदद से पूरे जंगलात को साफ़ किए हैं कहते, तो इनके बारे में यहाँ पे साफ़ करके फसलें उगाएं बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे गंगा के मैदान में लोहे के वसी पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से बड़े बड़े इलाक़ाई इकाइयाँ वजूद में आने लगे। गाँव और कस्बों के ऐसे बड़े बड़े ग्रोहों को हम महाजनापदास या बड़े जनापदा कहा जाने लगा। अगर महाजनापदाओं का अपना एक सदर मुकाम हुआ करता था और कई महाजनापदा तो किला बंद होते थे। महाजनापदा का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, याद रखिए। जाना का मतलब क्या है, लोग हैं, यानी कबीले के अंदर पाए जाने वाले लोग महाजनापदा के लोग हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर गाँव, यानी कि वो कबीला जहाँ पे मुकीम था, और हम लोग अब उससे पहले देखो, जाना क्या है, लोग हैं। जनपदा क्या है, वहाँ पे मुकीम होने वाला एक मकाम है। महाजनपदा और बहुत सारे लोगों का, कबीलों का जो मुकीम जगह था, उसको हम लोग बोलते हैं महाजनपदा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, जानापदा, महाजनपदा, ऐसा याद रखना है आपको। तो आपको मैं और एक सिंपल से आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे लिख के समझा देती हूँ। जाना का मतलब है अवाम, ओके, अवाम है। जाना पदा का मतलब है जहाँ पे वो मुकीम थे, वो प्लेस का नाम है। और महाजनापदा किसको बोलते बोले तो, मतलब बहुत बड़ा एरिया, बहुत सारे लोगों का रहने की जगह, कबीलों की, बहुत सारे कबीलों का एक मजमुआ, उसको हम महाजनापदा बोलते हैं। ऐसा आप उसको याद रखिए, सीक्वेंस है। ओके, पूछने के चांसेस हैं, जना बोले तो क्या है, जनपदा बोले तो क्या है बोल के, तो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते, देखो महाजनापदास, आपको पता है ना 16 महाजनापदास हैं। 16 महाजनापदास का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर 16 महाजनापदास, यानी कि बड़े बड़े कबीले, ऐसे 16 थे बोल के आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे हर एक कबीले का एक सदर मुकाम हुआ करता था बोल के भी यहाँ पे दिया गया है। तो कबीले के जो सदर मुकाम है उनकी भी आप आइडेंटिफिकेशन करना बेहद ज़रूरी हो जाता। तो कौन कौन से महाजनपदास के अंदर कौन सा सदर मुकाम था, कौन सी प्लेस थी, आपको पूछने के चांसेस हैं। तो देखो यहाँ पे अंगा है, ये जो विजी है, विजी भी जनपदा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप चनाब, यहाँ पे ये जो दरिया है, यहाँ पे सिंध के दरिया के छोटे छोटे उसके
क्या बोलते हैं, छोटी छोटी नदियाँ मिल के आते हैं ना, वही हैं ये। तो यहाँ पे देखो गोदावरी, पेन्ना, तुंगभद्रा कहाँ कहाँ पे है, देखो आसमका ये भी एक जानपदा है। तो यहाँ पे आप याद रखिए 16 महाजनपदास है। ऐसा क्या हुआ था। और ये देखो यहाँ पे ये बिट जो है आप करने की कोशिश करें। मैं और एक मरतबा अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो थोड़े बहुत छोटे एक वीडियो में मैं आपको बिट्स पूरे एक मरतबा रख देती हूँ, आप इसमें चेक कर लीजिए। आप ही कोशिश करिए कहाँ पे मैप देखकर, आप मैप देखकर ईजी से पहचान सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको और इन सारे गांव और कस्बों के बारे में आपको दो ज़रायों के ज़रिए से पता चलता है। मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ के बारे में अगरचे आपको मालूम होना है तो कैसा मालूम करते हैं आप, शायद आप किताबें पढ़ के या कुछ खुदवाइयों के ज़रिए से ऐसा आप मालूम कर सकते हैं। तो हम उस दौर के महाजनपदाओं के बारे में कैसे जानते बोले तो दो ज़रायों के ज़रिए से। तो वहाँ के आसार क़दीमा की खुदवाइयाँ हो सकते और उन्हों उस दौर के लिखी हुई किताबों के ज़रिए हो सकते, याद रखिए। तो बहुत सारे मतलब कई सैकड़ों मकामात पर खुदवाइयाँ हुए थे गंगा की वादी के मतलब वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों को महाजनपदा दौर के चंद क़दीम मकामात मिले हैं, मतलब क़दीम मकामात हैं। हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, कौसम्बी, पाटलिपुत्रा हैं। गौर से देखें यहाँ पे मतलब बिट फॉर्म हो सकती है। हस्तिनापुर का मतलब है ये मौजूदा दिल्ली है, तो दिल्ली का क़दीम नाम क्या था बोल के पूछ सकता तो हस्तिनापुर है। अतरंजी खेरा और कौसम्बी इलाहाबाद के क़रीब, यानी कि कौसम्बी कहाँ किसके कौन से मुकाम के क़रीब है, कौन से मतलब कौन से प्लेस के क़रीब है बोले तो इलाहाबाद के। तो ऐसा याद रखिए, आप दिल्ली को पूछ सकता है हस्तिनापुर ये मौजूदा दौर का कौन सा मुकाम है बल्कि दिल्ली है। तो उस दौर की किताबें क्या हो सकती हैं पता है आपको। उस दौर के अंदर यूनान वाले जो है दूर दराज के मुल्क के लोग हमारे यहाँ के लिखे हैं किताबें। तो उसमें बहुत अहम किताबें उपनिषद है, धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र और दिगानिकाया, मानिकाया और हेरोडोटस की तारीख वगैरह हैं। तो इससे हम लोग को ये चीज़ें, ये खुदवाइयाँ और ये जो क्या बोलते हैं मकामात और किताबों के ज़रिए से हम लोग को महाजनपदास के दौर की उस दौर के कबीलों के बारे में हम लोग को मालूमात मिलती हैं। क्या आप जानते हैं, बल्कि यहाँ पे दिया गया है उपनिषद नामक किताबें वेदों का हिस्सा है। तो उपनिषद क्या है, एक वेदास बोलते हैं ना, बहुत सारे वेदास, उसमें का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आपको एक किताब ले लीजिए, वो पूरी किताब क्या है, वेद है। तो उसके अंदर जो लेसन्स होते हैं ना हम लोग, वो लेसन का मतलब क्या है उपनिषद। जैसे कि पूरे वेदास एक किताब समझिए, उपनिषद उसमें एक लेसन या एक हिस्सा समझ लें। उपनिषद के मानी है आना और करीब बैठना। तो उपनिषद के मानी क्या है, आना और करीब बैठना बोल के है। इन किताबों में असातिज़ा और तुलबा के दरमियान हुए मुकालिमात मौजूद हैं। तो उपनिषद के अंदर क्या मौजूद है बोले तो ये असातिज़ा और तुलबा जो कन्वर्जेशन करते ना, तो बातें करते ना, उस मुकालिमात और डायलॉग्स को यहाँ पे लिखा गया है। इनमें हम कहाँ से आए हैं, तो वो डिबेट या डिस्कशन के अंदर, डिबेट नहीं बोलते, डिस्कशन के अंदर हम कहाँ से आए हैं अगरचे उस्ताद को तुलबा क्वेश्चन करते हैं तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जो ऐसे सवालात क्या हैं उसके जवाबात वहाँ के असातिज़ा, उस दौर के असातिज़ा दिए हैं। तो ये पूरे आपको उपनिषद नामी किताब के अंदर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप महाजनपदाएँ। तो हम महाजनपदाएँ के बारे में देखेंगे यहाँ पे। उस दौर के अंदर जो किताबों से हम लोग को ये पता चलता है कि ज़मीन के मालिक को हम क्या कहते थे, गृहाप्ती या गहाप्ती। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जो ज़राअत काम किया करते थे ये लोग आमतौर पर अपने ख़ानदान के अरकान के साथ खेतों में काम किया करते थे। वो नौकरों को दासा या ग़ुलामों को रखा करते थे। तो दासा का मतलब क्या होता है बल्कि पूछ सकता, ग़ुलाम है। जंगों में खरीद कर लिए जाते थे और इन किसानों को फ़रोख्त कर दिए जाते थे। इसके अलावा मज़दूरों को रखते थे जो भरतका कहलाते हैं। देखो दासा जो है ग़ुलाम, इनके जो काम जो भी है वो करता है घर के अंदर। अगर मज़दूर किसको बोलते हैं, तो जो ज़राअत में कुछ काम करने के लिए रखते हैं ना उसको मज़दूर कहते हैं, इसको हम भरतका कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपको भरतका किसको कहते हैं, ये मज़दूर को कहते हैं, मज़दूरों को कहते हैं जो इनके खेतों और घरों में उजरत पर काम किया करते थे, यानी कि पैसों के लिए जो काम करते ना उसको हम भरतका बोलते।
तो बस दौलतमंद गृहस्थी के पास ज़्यादा ज़मीनात और कई ग़ुलाम काम करने के लिए होते थे। बहुत सारे लोगों के पास, जो दौलतमंद हैं, वो बहुत सारे मज़दूर रख लिया करते थे। उस दौर के अंदर ज़राअत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, दो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं ज़रूरी पैदावार में और लोहे के हल और धान के पौधों की बोई जिनकी वजह से ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ है। लोहे का आना और ज़राअत के अंदर रेवोल्यूशन या इनकलाब आना, ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं बोल के यहाँ पे दिया गया है। लोहा वगैरह तो आपको पता है ना, ये हमारे यहाँ ज़राअत के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। हल चलाना हो, काटना हो, मतलब घास वगैरह, तो लोहे का ज़्यादातर इस्तेमाल और ज़राअत के अंदर बहुत सारी तरक्की होना, ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई थी बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो आम तौर पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आम तौर पर मालिक गांव का सरबराह हुआ करता था, ज़मीन का मालिक। तो यहाँ पे कुछ उसके टैक्स और वसूल की ज़िम्मेदारी भी थी जो लेना वहाँ के लोगों का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो किस किस तरह से यहाँ पे काम किया करते थे। रंगीन भोरे बर्तन भी मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे बनाया करते थे, बल्कि यहाँ पे दिया गया है इस चीज़ के बारे में। तो ये रिकाबियाँ हैं, भोरे रंग की रिकाबियाँ जो हैं, ये वहाँ पे लोग ऐसा बनाते थे। मतलब उनका काम क्या था बोले तो इस तरह का काम करना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईंटें, ये देखो यहाँ पे आपको गड्ढे बनाना या पानी सेंधना, ऐसा सभी यहाँ पे दिया गया है। कुम्हार है ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप महाजनपदाओं के शहर। तो वहाँ उस दौर के अंदर शहर कैसे थे, उस दौर के अंदर शहर कैसे थे बल्कि यहाँ पे दिया गया है। और बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के काम भी थे उनके, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। वो सोने और चांदी के जेवरात बनाते थे बल्कि दिया गया है। और लकड़ी की बैलगाड़ी और फर्नीचर भी बनाते थे, बल्कि यहाँ पे उस दौर के अंदर फ़न तामीर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो उस दौर के अंदर की किताबों के ज़रिए से ये लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कौन कौन से काम क्या करते थे, हम लोगों को मालूम हुआ है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ताजिर भी हुआ करते थे। दस्तकार और गृहस्थियों से अशिया ख़रीद कर दूर दराज मकामात को जाके क्या करते थे, मुनाफे से फ़रोख्त करते थे बल्कि यहाँ पे। और उनके महलात भी थे और जहाँ दर्जनों ग़ुलाम और नौकर इनकी खिदमत के लिए मौजूद रहते थे बल्कि भी यहाँ पे दिया गया है। तो बादशाह और फ़ौज और मुहासिल, यानी कि बादशाह कैसा था वहाँ पे, फ़ौज कैसी और कैसा महसूल अदा करते थे, यानी कि आपको टैक्स वगैरह। तो देखिए यहाँ पे अक्सर जनपदाओं पर राजाओं की हुकूमत थी। जंगों में बादशाह अपनी फ़ौज की कमान खुद संभालते थे और उसकी क़ियादत करते थे और आवाम की भलाई में ज़ाती दिलचस्पी लिया करते थे। यज्ञों और जानवरों की कुर्बानी इस दौर में काफ़ी अहम ख्याल की जाती थी। उस दौर में भी क्या है, एगनास करते थे, जानवरों को कुर्बानी करते थे। तो ये था उस दौर के अंदर। बादशाह अपने अहकामात को अवाम के ज़रिए या यहाँ पे दूसरे बादशाहों की जानिब से इनकी सल्तनत पर हमलों को रोकने के लिए भी फ़ौज रखते थे। और इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए उन्हें कसीर रकम की ज़रूरत भी पड़ती थी। तो उसलिए क्या करते थे बोले तो, फ़ौजियों और उनके ख़ानदान वालों के गुज़र बसर के लिए तनख्वाहें ज़रूरी होती थी। तो ईंट बनाने वाले जो लाखों की तादाद में ईंट बनाते थे और हज़ारों मर्द ख़वातीन जो अवामी इमारतों की तामीर में हिस्सा लेते थे और सबको उजरत देनी पड़ती थी। तो इनको कैसे था वहाँ पे प्रोसेस, किस तरह से टैक्स वसूल करते थे, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो कौसम्बी शहर का किला है, ये देखिए किला किस तरह है यहाँ पे। तो बादशाह अवाम से महसूल टैक्स वसूल करता था और इनके यहाँ महसूल वसूल करने वाले अहदेदार भी होते थे, जो गृहस्थी और दस्तकारों और ताजरों से टैक्स वसूल करते थे। तो किस किस से यहाँ पे देखो, जो बिज़नेस पर्सन हैं उनको, दस्तकार हैं और गृहस्थी हैं जो उनसे क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे। अगर कोई टैक्स देने से इनकार करते हैं तो क्या करते थे, उसको सज़ा देते थे या मुलज़िम के तौर पर उनके यहाँ काम करने के लिए रख लेते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा आपको टैक्स वसूल करना ज़रूरी था उस दौर के अंदर। मतलब बादशाहों ने गृहस्थियों को ज़मीन में काश्त किया करते थे, जिससे बाकायदा टैक्स वसूल करना शुरू किया गया था। गृहस्थी अपनी फसल के 6 मसावी हिस्से करके एक हिस्सा बादशाह के हवाले करते थे। इसे हम भागा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। भागा का मतलब ये है कि गृहस्थी यानी कि जो अपनी फसल मतलब अपने ज़राअत में काम करता ना, जो मालिक रहता, वो आके अपने 6 मसावी हिस्से करना है अपनी फसल को। उसमें से एक हिस्सा क्या करना है, बादशाह के हवाले करना है। इसको हम भागा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी दिया गया था। और साथ में दस्तकार भी क्या करते थे, बादशाह के यहाँ आते थे और वहाँ पे काम करते थे। मतलब टैक्स नहीं अदा करे जैसा 1 या 2 दिन काम करते थे बादशाह के यहाँ। ऐसा यहाँ पे उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी। तो देखिए यहाँ पे शिकारी और ग़िज़ा इकट्ठा करने वाले लोग बादशाह को कैसे टैक्स अदा करते थे।
तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कैसा उनके मतलब क्या बोलते उस दौर के जो सिक्के थे ना कैसे थे बल्कि यहाँ पे दिया गया है। देखो तो थोड़े बहुत सिक्के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी हैं, जैसे कि आना बोलते हैं, हाँ 25 पैसा और 1 पैसा 10 पैसा, ये बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब बहुत 1837 के 1891 के सिक्के भी हैं। इंशाल्लाह मैं उसको यूट्यूब के अंदर अपलोड करूँगी, आप भी देखिए, बहुत ही प्यारे हैं। देखो यहाँ पे अंगा काम्बोजा, ये पूरे क्या हैं, ये पूरे आपको महाजनापदाओं के नाम हैं। देखो अंगा काम्बोजा मगध वंगिया मिल्ला अस्मका कासी कोसाला मत्स्या पांजारा, ये छेदी सूर्यसेना अवंती गांधारा वत्सा। तो यहाँ पे देखिए आप कितने हैं, देखो यहाँ पे ये 4 हैं, 4 4 16, देखो 16 महाजनापदाओं के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको नाम दे दिया बोले तो आपको याद रखना पड़ता है, ये नेम्स मतलब नेम्स याद रखो। ये भी सीखे तो हम लोग याद नहीं रख सकते, इसका कोई ऐसा शेप वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मौरखीन का ख्याल है कि बादशाह किसानों को पैदावार बढ़ाने, काश्तकारी के बेहतर तरीक़े अपनाने और आपाशी के ज़रिए फ़रोग़ देने के लिए राग़िब किया करते थे। तो उस दौर के बादशाह महसूलात पैदा करते थे और उनकी हिम्मत अफजाई भी करते थे, बल्कि यहाँ पे दिया गया, और साथ में ताजरों की भी हिम्मत और हौसला अफजाई करते थे, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सांची की एक पैनल पर जंग का मंजर है। तो उस दौर के जंग किस तरह से हुआ करते थे, तो इसका सांची के पैनल पर जंग का मंजर यहाँ पे दिया गया है। तो ये गाना, तो ये क्या है, ये लफ्ज़ गाना के मानी मसावी रुतबे के लोग हैं। संघा के मानी है असम्बली या मंजलिस के हैं। गाना संघा से मुराद एक छोटे से जोग्राफिया इलाके पर मौजूद हुकूमत थी जो शरफा के एक ग्रोह के ज़रिए चलाई जाती थी। सिंपल सी बात यह है कि पूरे गांव के अंदर मतलब पहले ज़माने के अंदर एक सल्तनत हुआ करती थी, जिसमें एक बादशाह हुआ करता था, वही फ़ैसले लिया करते थे। लेकिन ये गाना संघा का एक अलग ग्रुप ये है कि यहाँ पे कोई एक नहीं रहता, कुछ लोग गांव के बड़े लोग होते, वो पूरे मिलके क्या करते, अपना फ़ैसला सुनाते उस गांव के रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं, उस तरह की तर्ज को बोलते हैं गाना। तो अब हम डिस्कस करेंगे मगध सल्तनत के बारे में। मगध सल्तनत के एक ताकतवर सल्तनत थी। तो देखिए यहाँ पे मगध सल्तनत का मुशाहिदा अगर हम करें तो सल्तनत दरिया गंगा के दोनों जानिब ये फैली हुई थी। तो वहाँ के अगर हम देखेंगे कि दरिया के दोनों जानिब फैली हुई है, इसका मतलब वहाँ का जो एरिया रहता, ज़मीनात होते, वो पूरे ज़रख़ीज़ होते। इसको हम गृहाप्ती या आसानी से इन ज़मीनों पर काश्त करते थे। गृहाप्ती का मतलब पता है ना आपको, जो काश्त करने वाले और जो ज़मीन के मालिक हैं उनको बोलते। अब ज़रूरी अशिया और फ़ौजों के हमलो नकल के लिए भी दरिया का इस्तेमाल करते थे ना। मगध के बाद हिस्से जंगलों पर भी मुश्तमिल थे और यहाँ से हाथियों को पकड़ कर लाया जाता था और उन्हें जंगों में इसका इस्तेमाल करते थे, यानी कि जंगों में हिस्सा लेने के लिए तरबियत भी देते थे। जंगलों की लकड़ी को इमारतों की तामीर के लिए, महलात की तामीर और रथों को बनाने के इस्तेमाल करते थे। और मगध के जनूबी हिस्से में लोहे के ज़खायर भी थे। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता होगा कि मगध के कौन से सिमत में आपको लोहे के ज़खायर थे बोल के, तो कौन से सिमत में थे, मगध के जनूबी हिस्से में थे, क्योंकि लोहे के ज़खायर का मिलना बहुत ही बड़ा मतलब उस सल्तनत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर सामान यानी कि आपको हथियार बनाने का है वो लोहे से बनाए जाते थे ना। तो उस दौर के अंदर मगध सल्तनत इतनी ताकतवर सल्तनत इसलिए थी कि वो फर्स्ट दरिया गंगा के दोनों जानिब फैली हुई थी और साथ में जंगलों पर भी मुश्तमिल थे, जहाँ से वो हाथी को पकड़कर उन्हें तरबियत देकर जंगों में हिस्सा लिया करते थे और लोहे के ज़खायर भी थे बोल के, इसके लिए ताकतवर हुकूमत बनी है। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात, बिंबिसारा और इसका बेटा अजातशत्रु मगध सल्तनत के इब्तदाई बादशाह थे। तो यहाँ पे देखो अजातशत्रु ये कौन से सल्तनत से ताल्लुक़ रखता है बल्कि भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मगध सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। महापद्मानंदा मगध का एक और ताकतवर हुक्मरान था। तो महापद्मानंदा, अजातशत्रु, बिंबिसारा, ये पूरे क्या हैं, मगध सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान हैं। तो इन तमाम बादशाहों ने अपनी फ़ौजों को इस्तेमाल करके दूसरी सल्तनत पर फतह हासिल की। तो यहाँ पे देखिए महापद्मानंदा के दौरे हुकूमत में मगध सल्तनत का शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के इलाके से उड़ीसा तक फैली हुई थी। तो महापद्मानंदा के दौर में बहुत ज़्यादातर वसी तौर पर क्या हुआ था बोले तो कब्ज़ा कर लिए थे, यानी कि उनकी सल्तनत फैली हुई थी। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तमाम महाजनपदाओं में बादशाह मगध के बादशाहों की तरह बादशाह नहीं पाया जाता था। बाज़ इलाक़ों में बादशाह आम लोगों पर इंहिसार करते थे और अपनी सल्तनत की फलाह बहबूद के लिए रसूमात और अदा करते थे और मुख्तलिफ त्यौहार मनाते थे।
तो ये था इम्पोर्टेंट इसमें मगध के बारे में। मगध का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसमें आपको अजातशत्रु, बिंबिसारा और महापद्मानंदा के नाम याद रखें, और इसके जुनूबी हिस्से में लोगों के ज़खायर थे वो भी याद रखें। तो ये था यानी कि इसके बारे में। अब हम विजय गाना सल्तनत, इससे पहले हम लोग गाना बल्कि क्या जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग विजय महाजनपदा सल्तनत का एक मतलब इस सल्तनत मगध के शुमाल में वाक़या है। यानी कि ये जो विजय बोल के एक सल्तनत है वो सल्तनत मगध के शुमाल में वाक़या है। कौन से सिमत में वाक़या है बोलो? मगध के शुमाल में। तो वहाँ गाना तर्ज की हुकूमत थी। तो ये गाना तर्ज क्या है देखेंगे यहाँ पे। एक वाहिद हुक्मरान के बजाय हुक्मरानों का एक ग्रुप हुआ करता था। तो बाज़ औक़ात बहुत से लोग मिलकर हुकूमत चलाते थे और इनमें से हर एक राजा कहलाता था। तो इससे पहले मैं आपको बोली थी, याद है आपको, कि मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप्स होता है वहाँ पे। जो आखिर रहते हैं यानी कि एक्सपीरियंस पर्सन्स रहते हैं, उनको पूरा एक ग्रुप रहता, वो हर एक भी अपने आप को राजा समझता था। तो इस तरह का जो हुकूमत सिस्टम था वो आगे क्या था? गाना सल्तनत था। तो यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध और महावीर गानाओं से ताल्लुक़ रखते थे। तो गौतम बुद्ध और महावीर ये कौन से सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे बोले तो गाना सल्तनत से। और यहाँ पे देखिए मशहूर मुअल्लिम भी बने हैं, वहाँ से तमाम जनपदों में एहतराम किया जाता था। अगरचे के बादशाहों ने गानाओं को फ़तह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फ़तह नहीं कर पाए। 1500 साल तक इस तरह की तर्ज हुकूमत थी बोल के यहाँ पे दिया गया है। आखिरकार गानाओं को गुप्त राजाओं ने फ़तह कर लिया, जिनके बारे में हम आइंदा बाब में पढ़ेंगे। तो गाना सल्तनत अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स तक न हुकूमत करे हैं, मतलब पूरे बड़े बड़े लोग मिलके हुकूमत किए हैं उन्होंने, और ख़ुद को राजा कहते थे। तो आखिरकार कौन उनको मतलब फ़तह कर लिया बोले तो गुप्त राजाओं ने फ़तह कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाना असम्बली का एक मंजर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, क्या आप जानते हैं सिकंदर यूनान की रियासत मकदूनिया का हुक्मरान था, जो सारी दुनिया का फ़तह बनना चाहता था। पता है ना आपको, सारी दुनिया को फ़तह करने की सोच फ़िक्र किसका था बोले तो सिकंदर आज़म का था। ये दुरुस्त है कि वह सारी दुनिया को तो फ़तह नहीं कर सका, लेकिन इसने मिस्र और मगरबी एशिया के बड़े हिस्से को फ़तह कर लिया। तो कौन से हिस्से को फ़तह किया? मिस्र और मगरबी एशिया के बड़े हिस्से को। बरसग़ीर हिंदुस्तान के दरियाए ब्यास के किनारे तक आप पहुंचा। तो हमारे हिंदुस्तान के दरियाए ब्यास तक वो आके पहुंचा हिंदुस्तान को फ़तह करने के लिए। जब इसने मशरिक़ की जानिब मज़ीद आगे बढ़ने का इरादा किया तो इसके फ़ौजों ने इनकार कर दिया। वो खौफज़दा थे कि क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के पास बड़ी बड़ी पियादा फ़ौजें, रथ और हाथी हैं। तो हिंदुस्तान के फ़ौजियों के और वहाँ का ये जो सिस्टम देख के वो डर के वापस चले जाते हैं उन्होंने। ऐसा याद रखिए सिकंदर आज़म के बारे में, मिस्र और मगरबी एशिया के बड़े हिस्सों को ये फ़तह किया था बोल के। और कहाँ पे? हिंदुस्तान के कोसे दरिया के पास आके रुका था, इन्हें आगे बढ़ने की कोशिश किया था हिंदुस्तान के अंदर आने की, मशरिक़ की तरफ बोले तो दरियाए बियास की तरफ, बियास के पास। नए नज़रियात और नए मज़ाहब का ज़हूर। तो एक एक मतलब यहाँ से आपको सीक्वेंस मगध का या अफ़गाना सल्तनत है, उसके बाद कौन से आते, यानी कि नए नए मज़ाहब, नए नए नज़रियात निकले यहाँ से बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं, देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये गांधारा फ़न। ये यूनानी फ़न के एक ज़ेर यहाँ पे देखो ज़ेर असर तक्षशिला के अतराफ़ के इलाक़ों में गंधारा फ़न फ़रोग़ पाया है। तो गंधारा आर्ट बोले तो तक्षशिला बोल के आपको याद रखना पड़ता, इम्पॉर्टेंट है ये। पत्थरों में हकीकी मुतनासिब और नफीस काम और इस तर्ज फ़न की बाज़ अहम खसूसियात थे। गौतम बुद्ध के कई मुजस्सिमे इस तर्ज में बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि गौतम बुद्ध के बहुत सारे मुजस्सिमे कौन से तर्ज फ़न से बनाए गए हैं बोले तो गांधारा फ़न से, बोल के याद रखिए। देखो यहाँ पे आपको ये फ़न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, देखो किस तरह से बनाते बोल के। तो ये था इसके बारे में, यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस लेसन के अंदर क्या क्या पढ़े थे, आपको आइडिया है ना। हम लोग इस लेसन के अंदर कौन से टॉपिक्स को हम लोग महाजनपदाओं 16 महाजनपदाओं के बारे में पढ़े थे, और उसमें सबसे ताकतवर मगध सल्तनत के बारे में पढ़े, और विजय और गाना सल्तनत जो गौतम बुद्ध और महावीर वहाँ से निकले हैं उस चीज़ मतलब उस तरह की तर्ज हुकूमत के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो हर एक ईच एंड एवरी लाइन पढ़ के आपको नोट करने की बहुत ज़रूरी है। ओके, नोट कर लें आप क्लासेस सुनते भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी, आपके फ्रेंड्स को शेयर करें।